रात का समय था, एक लड़का सो रहा था, तभी उसके मोबाइल पे रात के समय नोटिफ़िकेशन बेल बजता है। लड़का जब उठता है, वो अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करता है, तो उस फ़ोन को जो नोटिफ़िकेशन जैसे ही चेक करता है, नोटिफ़िकेशन चेक करने के बाद वह लड़का दंग रह जाता है। उसकी आँखों खुली की खुली रह जाती है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वह सोचने लगता है कि इस तरह का फ़ोटो उसके पास किसने भेजा? तो उस फ़ोटो को देखकर वो इसलिए हैरान हो जाता है क्योंकि वो जो अश्लील फ़ोटोज़ और वीडियोज़ था, वो किसी और का नहीं बल्कि उसी के बहन का था। वो इस वीडियोज़ को और फ़ोटोज़ को देखने के बाद उस बात को अपने आप से छुपाने की पूरी तरह कोशिश करती है। इसके बारे में वो किसी को जानकारी नहीं देता है और ना ही किसी को बताता है। धीरे-धीरे वो अपने आप में इस बात को दबाए रहता है। लेकिन उस असली गलत नंबर से आए हुए मैसेज से उसको बार-बार मैसेज आ रहा था, जिससे कि उस लड़के का जो सब्र का बाँध था, वो टूट जाता है और कहीं न कहीं वो हिम्मत जुटाकर वो अपनी बहन से जाकर पूछता है कि ये तुम्हारी अश्लील फ़ोटोज़ और वीडियोज़ किसके पास था, जो यहाँ मेरे पास आया हुआ है। जैसे वो अपने बहन से पूछता है, तो इस बात को पूछने के बाद उसकी बहन वो सारी जानकारी जो भी होता है, वो वहाँ से बताता है अपने भाई को। आखिरकार ये अश्लील फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उसके पास कैसे पहुँचा और उसने इस लड़के के पास कैसे भेजा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पंडित आज आपको कुछ ऐसे ही सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यह कहानी है बिहार के मुज़फ्फरपुर ज़िले की। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी बिहार के मुज़फ्फरपुर ज़िले की है। वहाँ पे सुबह का समय था, लगभग 8 से 10 बज रहे थे। सुबह सभी लोग अपने-अपने काम के लिए निकल रहे थे। तो वहाँ जब बारी-बारी से जा रहा था, तो वहाँ एक सुनसान मैदान था। वहाँ पे जब लोगों की नज़र पड़ती है, तो वहाँ देखता है कि एक बोरी में कुछ बंधा हुआ था, जिसके ऊपर लाल-लाल खून यानी कि ब्लड लगा हुआ था, जिसे लोग देखकर आश्चर्य हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जब वहाँ पे कई सारे लोग जमा हो जाते हैं, भीड़ सारा जमाव हो जाता है, आस-पास के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद वहाँ से पुलिस को सूचित किया जाता है। वहाँ का सदर जो है दोस्तों, वहाँ से पुलिस स्टेशन से सदर का जो भी होता है इंचार्ज, वो वहाँ पे आते हैं और उनका वहाँ पे उस बोरी को खुलवाते हैं। बोरी को खुलवाने के बाद जब उसमें से निकालता है, तो देखता है कि एक लड़के का शव होता है, जो कि दोस्तों उसको देखने से ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उस लड़के का उम्र लगभग 23 वर्ष हो रहा था। और साथ ही साथ उसका जो दोस्तों हत्या किया हुआ था, वो गला रेत कर हत्या कर दिया गया था और पेट पे भी उसके कई वार थे, जिसकी वजह से उसकी आँख फट के बाहर आ गई थी। ये देखने से उसको यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था और ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उसको मारने से पहले, उसकी हत्या करने से पहले उसको बहुत बेरहमी से पीटा गया था, बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया था। ये सारी जानकारी उसको पुलिस को ये अंदाज़ा लग जाता है। ऐसे ही अंदाज़ा लगते हुए वो सोचता है कि आखिरकार इसको मार के यहाँ पे कौन डाला है? आखिर इसकी लाश यहाँ पर कैसे आई? जब इसके बारे में सारी जानकारी पुलिस जानकारी इकट्ठा करना शुरू करता है, छानबीन करता है, तो वहाँ से वो देखता है कि एक साइकिल पे 3 लोग इस बोरी को लाकर यहाँ सुनसान मैदान में छोड़ देता है। क्योंकि जब वो सीसीटीवी कैमरे के रास्ते से गुज़र रहा था, तो वो सीन वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो जाता है और उधर जिस वो लड़का जो डेथ कर गया था, जिसकी गला रेत कर हत्या कर दिया गया था, उसकी मम्मी-पापा उसको बार-बार फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, उसका फ़ोन बार-बार बंद आ रहा था। इधर पुलिस सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा था, जैसे ही इसकी जानकारी सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हुआ, तो लोगों के बारे में इसको जानकारी मिली, तो उधर उसकी मम्मी जो उस लड़के की छानबीन कर रहा था, उसे लगा कि कहीं न कहीं उसी का ये लड़का है, तो उसके लिए वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है और अपने लड़के के बारे में रिपोर्ट करता है और उसको पुलिस ले जाकर उसको शव को दिखाता है। जैसे ही उसकी मम्मी-पापा को उस लड़के का शव दिखाता है, उसकी मम्मी-पापा उसका शव देखकर ये पहचान जाता है कि ये उसी के लड़के का शव है।
जैसे ही वो शव को पहचान जाता है तो पुलिस वाले अब उनसे पूछताछ करना शुरू करते हैं कि आखिर इनकी इतनी बेरहमी से मौत कैसे हो गई और ये यहाँ कैसे पहुंचा। तो उसकी मम्मी कहता है मेरा बेटा तो गोवा में रहता था, वहाँ वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, ये यहाँ कैसे पहुंचा इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और इसकी ये हालत कैसे हुई इसके बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो पुलिस वहाँ से इस लड़के का मोबाइल नंबर लेकर सारी कॉल रिकॉर्ड निकलवाता है, कॉल हिस्ट्री निकलवाता है और पुलिस उसका बारीकी से छानबीन करता है, जाँच करता है। तो उसमें पता चलता है कि जो ये लड़का था जिसका नाम दोस्तों जयप्रकाश होता है, उस लड़के के सारे कॉल रिकॉर्ड हिस्ट्री में पता चलता है कि वो एक लड़की से प्यार करता था। यानी कि दोस्तों उसकी हत्या ना ही प्रॉपर्टी के लिए हुई थी, ना ही किसी दुश्मन ने उसकी हत्या की थी, बल्कि उसकी हत्या सिर्फ प्रेम प्रसंग में हुआ था। तो उसके बारे में जब उस कॉल रिकॉर्ड से उस लड़की के बारे में पता चलता है, दोस्तों उस लड़की का नाम होता है ललिता, जो कि उस लड़के के मामा के लड़की के यहाँ जाता है तो उसका ननद होता है, उससे इसको प्यार हो जाता है। और जब वो उस लड़के की मौत हुई थी तो उसने मरने से पहले आखिरी बार उसी लड़की से ललिता से बात की हुई थी। कई सारी बातें करने के बाद पुलिस को छानबीन जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, जानकारी इकट्ठा करता जा रहा था, उसके बारे में एक एक करके नई नई कड़ी जो भी थी जुड़ता जा रहा था। आखिरकार उस लड़की के पास पहुंचता है और उस लड़की से पुलिस छानबीन करता है, सारा सवाल जवाब करता है, एक एक करके उसके बारे में पूछता है। तो वो कहती है लड़की कि हाँ मैं इससे प्यार करता था और ये लगभग हम लोगों का 2 सालों से ये प्यार वाला चलता था। और वो लड़की और वो लड़का इतना प्यार करता था कि बात करते करते वो लड़का कई बार उसके यहाँ जा चुका था, जिसकी वजह से प्यार इतना था कि प्यार करते करते वो संबंध बनाने तक को भी तैयार हो गया था, जिसके वजह से उस लड़के के पास इस लड़की का कई सारा अश्लील वीडियोज और फोटो उसके मोबाइल में उसने ऑलरेडी कैप्चर करके रखा हुआ था। और इधर इस लड़की से रोजाना वो बराबर की तरह बातें करता था। फिर समय जब वो घर से गोवा की ओर जाता था तो गोवा में वो अपना इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था और काम के दौरान जब भी टाइम मिलता वो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता। एक दिन का समय था ऐसा ही दोपहर का और वो वहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड से यानी कि ललिता से वीडियो कॉल पे बातचीत कर रहा था। वीडियो कॉल पे बातचीत करने के दौरान ही उसके जो ललिता के बगल में कोई एक लड़का था जिसके बारे में वो जयप्रकाश पूछता है कि तुम्हारे बगल में ये लड़का कौन है। वो लड़की ललिता उसके बारे में नहीं बताता है। तो कहीं न कहीं जयप्रकाश को उस लड़के के बारे में शक होता है और यहीं से धीरे-धीरे उसकी जो प्यार था वो परवान चढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे-धीरे दूरियाँ बढ़ने लगती है, नफ़रत होने लगता है और यहीं से दोस्तों उसकी जो सारी कहानी थी, जो उसके साथ होने वाली थी, जो यहाँ से वो मौत के दरवाजे तक पहुँच गया, यहीं से उसका ये कहानी शुरू होता है। यहाँ से जब उसके इस प्यार में धीरे-धीरे दूरियाँ बढ़ने लगी, उसको जयप्रकाश को ऐसा लगा कि उसकी प्रेमी उसको धोखे दे रही है। तो उसका जो अश्लील वीडियोज़ और फ़ोटो था, वो ललिता के भाई के मोबाइल फ़ोन पे और उसके अलग-अलग रिश्तेदारों के यहाँ भी पहुँचा दिया और कुछ अश्लील फ़ोटोज़ वायरल भी कर दिया। जिससे कि वो लड़की ललिता काफ़ी गुस्से में आ गई और उससे वो अब बदला लेने के लिए सोच लिया। जब ये सारी जानकारी उसके गार्जियन को हुआ, इसके बारे में पूछा, तो वो उस लड़के को कहता है तुम उसको यहाँ बुलाओ। तो ललिता उस लड़के को फ़ोन करके यानी कि जयप्रकाश को गोवा में रहता है, उसको फ़ोन करता है और कहता है कि तुम यहाँ मेरे घर पे आ जाओ और यहाँ कुछ बातें करेंगे। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा तो तुम मुझे मरवा डालोगी। वो लड़का अपनी प्रेमिका से यानी कि ललिता से कहती है, लेकिन उसकी प्रेमिका ललिता कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ आओ, हमारे मम्मी-पापा मान गए हैं तुमसे शादी करवाने के लिए। तो वो लड़का वहाँ से गोवा से सीधा वहाँ मुज़फ्फरपुर पहुँचता है, उस लड़की के पास पहुँचता है और वहाँ पे उससे मिलता है, होटल में रहता है, वहाँ पे जाता है, नाश्ता करता है, खाना खाता है, भोजन करता है और घूमता है। जब शाम का समय होता है तो एक कमरे में पहुँचता है, वो लड़की के साथ जिस कमरे में वहाँ पे लड़की का भाई, उसका कई सारा रिश्तेदार ऑलरेडी उस कमरे में
पहले से मौजूद होता है। यानी कि हत्या की सारी कहानी तैयार हो चुकी थी, पूरी प्लानिंग बन चुकी थी कि इसको कैसे मारना है। जब वो लड़का उस कमरे में जाता है, उसको पकड़ कर वहाँ पे सबसे पहले बहुत ही मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके बाद उसको गला रेत कर हत्या कर दिया जाता है। हत्या करने के बाद उस लाश को, उस शव को बोरी में डालकर साइकिल पर लेकर रात के अंधेरे में ले जाकर एक सन्नाटा जो कि मैदान था वहाँ छोड़ने जाता है। रास्ते में कई सारे सीसीटीवी कैमरे थे जिसमें वो रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन उसको ये बिल्कुल भी भनक नहीं था कि उसका कहीं न कहीं कोई न कोई देख रहा है। जो कि सन्नाटे जगह पे था, वो देख रहा था दोस्तों सीसीटीवी कैमरा। उस पे नज़र बनाया हुआ था और हर एक क्रिएविटी पे नज़र लगाए हुए कैप्चर करता जा रहा था। उसमें वो साफ-साफ दिखाई दे रहा था कि साइकिल पर एक बोरी रखकर तीनों व्यक्ति वहाँ से उस सुनसान मैदान में जा रहे थे, जहाँ पे उन्होंने वो बोरी को छोड़ा था। आखिरकार इस तरह से पुलिस को इसके बारे में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सारा जानकारी मिल जाता है और इसमें जो प्रेम प्रसंग के मामले में इस लड़के की, जो नौजवान लड़के की हत्या हो जाता है, उसमें उन तीनों आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद जो भी प्रक्रिया होता है, कानूनी प्रक्रिया किया जाता है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं एक छोटी-सी झूठ की वजह से एक निर्दोष व्यक्ति का जान चला जाता है और एक ऐसे ही प्रेम में हमेशा आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी की जान जाती ही रहती है। इस तरह का कहानी सुनाने का मतलब हमारा दोस्तों किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो बस आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति बिना बताए उसके उस लड़की के यहाँ नहीं जाता, तो आज उसकी मौत नहीं होती। आज के इस कहानी से आप लोग को ये सीख लेना चाहिए कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि दोस्तों आपकी एक छोटी-सी गलती किसी भी बड़ी हत्या का कारण बन सकता है। तब तक के लिए दोस्तों सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।